गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना 12th केमिस्ट्री का एक चैप्टर है पार्ट 1 का डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट। बड़ा सिंपल सा चैप्टर है। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में अपन स्टार्टिंग में पहले बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन आपको पता होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 3 से 12। जैसे अपन पीरियोडिक टेबल की बात करें तो आप देखो यहाँ पे ये पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट है फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक कंप्लीट डी ब्लॉक एलिमेंट है। स्कैंडियम, टाइटेनियम ये वाली सीरीज, इट्रियम, जिरकोनियम ये वाली सीरीज। तो डी ब्लॉक एलिमेंट कौन हुए बेटा? इनको 3 से लेकर 12 ग्रुप के बीच में रखा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। द नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन आर एंटर इन डी ऑर्बिटल। तो एक्चुअल डेफिनेशन ये बनेगी, डी खंड के तत्व या डी ब्लॉक एलिमेंट मीन्स वे एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 3 से 12 के बीच और पीरियड नंबर 4 से लेकर के 7 के बीच में अरेंज्ड किए जाते हैं। ये एस और पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं। जब आपने पीरियोडिक टेबल में देखा था तो ये इधर एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इधर अपने पास पी ब्लॉक एलिमेंट, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में है डी ब्लॉक एलिमेंट। और सेपरेटली ये जो नीचे एलिमेंट दिख रहे हैं आपको ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट, राइट बेटा। तो यहां तक हमने क्या क्या बातें पढ़ी कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी ऑर्बिटल, they are known as d block element। in modern periodic table these elements are arranged in group number 3 to 12 and period number 4 to 7 इनके बीच में इनको रखा हुआ जाता है। अब आगे चलते हैं अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन सीरीज, कितनी ट्रांजिशन सीरीज में डिवाइड किया गया? देयर आर 4 सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड लास्ट वन इज 6D सीरीज। तो पहले अपन ये भी बात कर लेते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को, है ना। तो ध्यान से सुनना आप लोग, डी ब्लॉक एलिमेंट में अगर डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट का मतलब 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन ही उसमें भरे हुए हैं, तो उनको अपन बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना। वे डी ब्लॉक एलिमेंट जो अपने ग्राउंड स्टेट में या फिर किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल गेन करते हैं, अपूर्ण डी कक्षक जिनमें होता है, उनको हम बोलेंगे संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये जो ग्रुप नंबर 12 वाले जो एलिमेंट है जिसमें जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम ये 4 एलिमेंट आते हैं, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि इनके अंदर डी ऑर्बिटल क्या रहता है बेटा? फुलफिल्ड, पूर्ण पूरित डी कक्षक पाया जाता है वर्ग संख्या 12 के तत्वों के अंदर, है ना। याद भी किया था ना हम लोगों ने इनको ऐसे कि जाने, कैडी, होगी, सानुडी, ये जो 4 एलिमेंट हैं ग्रुप नंबर 12 वाले, जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता है, नॉट कंसिडर एज ट्रांजिशन एलिमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल, है ना। ये तत्व चारों अपनी मूल अवस्था यानी कि ग्राउंड स्टेट या फिर किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हमेशा डी ऑर्बिटल इनका फुलफिल रहता है, डी कक्षक इनका पूर्ण पूरित रहता है, इसलिए हम इनको यानी वर्ग संख्या 12 वाले तत्वों को संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर अपने पास 4 ट्रांजिशन सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D और 6D सीरीज। जो श्रेणी का नाम है, जो सीरीज का नाम, उसमें एक प्लस करेंगे तो आपको पीरियड नंबर मिलेगा। यानी 3D श्रेणी जो है वो कौन से पीरियड के अंदर है? चौथे आवर्त में, 4th पीरियड में। 4D सीरीज 5th पीरियड के अंदर है। 5D सीरीज 6th पीरियड में और 6D सीरीज इज प्रेजेंट इन 7th पीरियड, ठीक है। 3D सीरीज को अब बताए इस वाली सीरीज का नाम 3D सीरीज क्यों रखा? क्योंकि इस वाली सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं सभी के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो रहा है बताओ? 3D ऑर्बिटल के अंदर, है ना। सभी के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में एंटर हो रहा है, इसलिए इनको बोला जा रहा है 3D सीरीज वाले एलिमेंट्स। सेम एज
4d सीरीज क्यों कह रहे हैं अपन इनको, क्योंकि इनमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर हो रहा है बेटा, 4d सीरीज। ऐसे कैसे अपन बात करें 5d सीरीज, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन d कक्षक में भरा जा रहा, वो भी कौन सा, 5d, इसलिए इस श्रेणी को बोल रहे हैं अपन 5d सीरीज। और लास्ट है बेटा यहाँ पे 6d सीरीज, तो इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किसमें एंटर होगा बताओ, 6d के अंदर, इसलिए इनको बोलेंगे अपन 6d सीरीज। ओके, देन कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी यहाँ पे ध्यान रखना आपको, जो एक्सेप्शन वाले हैं। जैसे 3d सीरीज में आपको पता होगा क्रोमियम और कॉपर, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उससे थोड़ा अलग होता है। इसमें s में से इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है, जो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये आगे वापस आपके पास d ब्लॉक के अंदर कितनी सीरीज, 4 ट्रांजिशन सीरीज, 4 संक्रमण श्रेणियां हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है ना बेटा, उसको हम 3d सीरीज कह रहे हैं, जो स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक है, और 21 से 13 का एटॉमिक नंबर हो जाएगा। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज जो है, जिसको हम 4d सीरीज भी कह रहे हैं, वो है बेटा इट्रियम से लेकर के कैडमियम तक। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जिसको 5d सीरीज कह रहे हैं, वो लैंथेनम एंड देन फ्रॉम हाफनियम टू मरकरी। और लास्ट फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जिसको 6d सीरीज कह रहे हैं अपन, वो एक्टिनियम एंड देन रदरफोर्डियम से लेकर के कॉपरनीशियम तक। ट्रांजिशन एलिमेंट, वही डेफिनेशन वापस, ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब संक्रमण तत्व किसको बोलेंगे हम, तो वे डी ब्लॉक एलिमेंट जिनमें क्या लिखा देखो, पार्शियली फिल्ड, यानी डी कक्षक अपूर्ण होना चाहिए ग्राउंड स्टेट में या फिर किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में, तब हम उनको बोलेंगे कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, संक्रमण तत्व हैं। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, सभी डी ब्लॉक एलिमेंट को अपन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते हैं। बताओ कौन से ग्रुप को नहीं कह सकते हैं, ग्रुप नंबर 12 वाले एलिमेंट को नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनमें डी ऑर्बिटल फुलफिल था, पूर्ण पूरित था, इसलिए अपन अभी पढ़ चुके हैं कि ग्रुप नंबर 12 में जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम, ये 4 एलिमेंट जो है वर्ग संख्या 12 में, ये संक्रमण तत्व नहीं हो सकते। ओके देन, ये जैसे लिखा है देखो, जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट कंसीडर एज ट्रांजिशन मेटल्स। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी ब्लॉक के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला अपन ये काम में लेते हैं, ns1 to 2 n-1d 1 to 10। आपको ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ns 0 से लेके 2, देन n-1d 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। 0 इसलिए क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जिसमें s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 0 ही हो जाता है, सारे इलेक्ट्रॉन d में ट्रांसफर हो जाते हैं। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है आपको 3d सीरीज वाले एलिमेंट्स का है। इसमें आप देखो, जैसे अगर मेरे को स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, तो अपन कौन सी नोबल गैस को यहाँ पे काम में लेंगे, आर्गन, जो है 18 नंबर पे। इसके बाद आपको मिलेगा 3d ऑर्बिटल और 4s ऑर्बिटल। इसका एटॉमिक नंबर 21 है, इसका मतलब s में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन जो भरा जाएगा d के अंदर। इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना विद द हेल्प ऑफ इनर्ट गैसेस। जैसे टाइटेनियम का लिखना अपने को, तो आर्गन तो रहेगा फिक्स, है ना, इसके बाद s में वही 2 इलेक्ट्रॉन और d में भी 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब क्रोमियम में पहुंचेंगे तो यहाँ आपको एक्सेप्शन मिलेगा। देखो यहाँ s में 1 इलेक्ट्रॉन और d में कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वहां पे है ना 4s में से 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है बताओ, 3d के अंदर, तो क्या बन जाएगा वो 3d5 और 4s1। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि d4 के कंपैरिजन में d5 जो है वो हाफ फील्ड यानी अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए यहाँ क्रोमियम में क्या हो जाता है, s में से 1 इलेक्ट्रॉन d में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक ऐसे ही वापस आपको दूसरा एक्सेप्शन 3d सीरीज के अंदर कहाँ मिलेगा, कॉपर के अंदर, एटॉमिक नंबर 29। होना क्या चाहिए था यहाँ पे, s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 9 इलेक्ट्रॉन। लेकिन फिर से
S में से एक इलेक्ट्रॉन D में ट्रांसफर हो जाएगा ताकि आपको D में 10 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, जो फुल फिल्ड कंडीशन है, मतलब पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली कंडीशन है, जो 9 की तुलना में क्या हो जाती है, ज्यादा स्टेबल। इसलिए कॉपर के अंदर S में 1 और D में 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मली डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू हाई होती है, क्योंकि इन एलिमेंट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण मेटल एटम के बीच में स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं, प्रबल धात्विक बंध बनते हैं, इसलिए इनका गलनांक क्वथनांक नॉर्मली हाई होता है। ये देखो आप, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होता है क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट में लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, देयरफॉर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनेगा और इसलिए यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनमें आपको पता है डी ऑर्बिटल फुल फिल्ड होता है D10। तो जब D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इनके अंदर, तो इनके जो एटम्स होंगे उनके बीच में वीक मेटेलिक बॉन्ड बनेगा, दुर्बल धात्विक बंध बनेगा, इसलिए इस केस में गलनांक क्वथनांक क्या हो जाएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट। मैग्नीज और टेक्नीशियम, इनके लिए भी मेल्टिंग पॉइंट क्या है बताओ, लो, ये भी एक्सेप्शन है यहाँ पे। और ग्रुप नंबर 6 में एलिमेंट है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू पीरियड, ये क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन। उसमें भी आपको पता है टंगस्टन जो होता है उसका तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बताओ, वेरी हाई। कितना होता है बताओ, 3380 डिग्री सेल्सियस, ये टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट। तो आपने देखा कि डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होने के कारण मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू नॉर्मली हाई होती है। वेरिएशन इन एटॉमिक और आयनिक रेडियस, डी ब्लॉक एलिमेंट में अगर हम लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर जाते हैं तो इस ग्राफ से पता चल रहा है अपने को कि एटॉमिक रेडियस इनिशियली क्या होती जा रही है, देखो डिक्रीज होती जा रही है। बीच में इन जगहों के लिए, ये जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल है, इनके लिए एटॉमिक रेडियस लगभग बराबर मान सकते हैं, और पीरियड में वापस लास्ट में जाते जाते एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, स्लाइटली इंक्रीज। तो एटॉमिक साइज यहाँ पे डिक्रीज लेफ्ट से राइट की ओर स्टार्टिंग के अंदर, और लास्ट में जाकर वापस एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। 4D और 5D सीरीज वाले जो एलिमेंट हैं उनकी साइज थोड़ी सी बड़ी होती हैं, या यूं कहें अपन कि 4D और 5D वाले सीरीज के जो एलिमेंट हैं उनकी साइज सेम होती है। मतलब नॉर्मल क्या 3D, 4D, 5D ऐसे ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो 4D के कंपैरिजन में 5D वाले एलिमेंट की साइज बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब है कि 4f जो ऑर्बिटल भरते हैं अपन लेंथेनॉइड्स के अंदर, उसमें सील्डिंग इफेक्ट यानी परिरक्षण प्रभाव की वैल्यू कम हो जाती है, और जब सील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए एटॉमिक साइज क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, एटम का साइज छोटा हो जाता है। तो 5D सीरीज वाले जो एलिमेंट है उनकी साइज थोड़ी सी जब छोटी होगी तो किसके इक्वल हो जाएगी, उनके ठीक ऊपर वाले एलिमेंट यानी 4D। तो ये क्वेश्चन बनता है कि 4D और 5D सीरीज वाले एलिमेंट की एटॉमिक साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल क्यों हो जाती है, देन आंसर इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को आगे अपन वापस एफ ब्लॉक में डिटेल में पढ़ेंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी याद होगा आपको, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब जो न्यूट्रल गैसियस एटम होता है उसके वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं अपन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये जनरली इंक्रीज होती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट। आपको पता होगा, अभी पढ़ा था हमने एटॉमिक साइज के अंदर, लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस थोड़ी सी डिक्रीज होती है, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, इंक्रीज। ठीक है, एक चीज। दूसरा, ये लिखी हुई सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो तो ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होती है, क्योंकि जब न्यूट्रल एटम से आप एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो उसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, और जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जाएंगे अपन तो पहले के कंपैरिजन में सेकंड टाइम में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और सेम ऐसे जब थर्ड मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे थर्ड कंडीशन के लिए तो वहां पे और भी ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ जाएगी।
5D सीरीज के लिए कह रहे हैं कि मच हायर देन दोज ऑफ 4D और 3D सीरीज। अगेन सेम आंसर, वीक सील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। सील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चार्ज को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, ताकि नाभिक का आवेश न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस सेल तक कम से कम पहुंचे। लेकिन अगर सील्डिंग इफेक्ट खुद ही कम हो गया है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स वैलेंस सेल तक ज्यादा पहुंचेगा और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बाउंडेड होंगे, इसलिए उनको आपको रिमूव करने के लिए ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट, डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट होते हैं उनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाता है, यानी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं डी ब्लॉक वाले एलिमेंट। अब यहाँ एक रीजनिंग क्वेश्चन बनता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट ऐसा क्यों करते हैं कि इनमें एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। तो उसका रीजन ये है कि इनके अंदर ns ऑर्बिटल और n-1d ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच एनर्जी का डिफरेंस जो होता है ना वो बहुत ही कम होता है, वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस। तो एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू कम होने के कारण ns वाले इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और n-1d ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। एंड दैट इज द रीजन कि ये एलिमेंट जो है डी ब्लॉक वाले वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो एलिमेंट उतना ही ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जैसे मैंगनीज 3D सीरीज के अंदर +2 से लेके +7 यानी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज के अंदर मैंगनीज द्वारा दर्शाई जाती है और वो भी कितनी बताओ, +7, है ना। जैसे 3D सीरीज के कुछ एलिमेंट अपने पास लिखे हुए हैं, इनकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है। इसमें आप देख रहे हो स्कैंडियम, इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, ओनली सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम की, और वो क्या है बताओ, +3। बाकी सारे एलिमेंट, अच्छा एक स्कैंडियम और एक जिंक भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, जिंक भी ऑलवेज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा। इसके अलावा आप देख रहे हो सब जगह वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर रहा है बताओ, मैंगनीज, क्योंकि मैंगनीज में हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अच्छा, इन जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं क्या वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट अपने कंपाउंड्स, जैसे ये वाले कंपाउंड मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स, यहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ये जो है टेट्रा कार्बोनिल निकल, पेंटा कार्बोनिल आयरन, इस केस में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, 0 होता है, वेरी लो ऑक्सीडेशन स्टेट। मैग्नेटिक मोमेंट, एटम जो होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी मूवमेंट के कारण मैग्नेटिक नेचर प्रोड्यूस होता है तत्वों के अंदर या परमाणुओं के अंदर। मैग्नेटिक नेचर जो होते हैं दो प्रकार के यहाँ अपने पास इस वाले चैप्टर में लिखे हुए हैं, एक पैरामैग्नेटिक और एक डायमैग्नेटिक, एक फेरोमैग्नेटिक भी होता है तीसरा, पर आपको इस चैप्टर में ये दो ही वर्ड मिलेंगे, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। इधर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी लिखे हुए हैं, तीसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये लिखा देखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो कब कौन सी प्रॉपर्टी होगी वो कैसे पता करेंगे अपन, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तब तो वहां पे मैग्नेटिक नेचर कौन सी वाली बनेगी बेटा, पैरामैग्नेटिक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल। और डायमैग्नेटिक ये कब बोलेंगे, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है अगर डी ऑर्बिटल के अंदर, तो वो बोला जाएगा प्रतिचुंबकीय। और अगर अनपेयर्ड मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलेंगे अनुचुंबकीय। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है ना नॉर्मली ये वाले आयरन, कोबाल्ट और निकल, इनका जो है ना वो मैग्नेटिक नेचर बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए इनको बोला जाता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्योंकि इनके अंदर जो डोमेन्स बनते हैं, डोमेन्स का मतलब एटॉमिक मैग्नेट, वो सभी एक ही डायरेक्शन में अरेंज्ड होते हैं, इसलिए इनका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत हाई हो जाता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का।
एग्जाम्पल कौन से थे? आयरन, कोबाल्ट और निकल। तो मैग्नेटिक मोमेंट में हमने 3 प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। एक पैरामैग्नेटिक नेचर, दूसरा डाई मैग्नेटिक नेचर एंड थर्ड वन इज फेरोमैग्नेटिक। बताओ पैरामैग्नेटिक कब बोलेंगे यानी अनुचुंबकीय कब बोलेंगे? जब डी कक्षक यानी डी सबसेल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। डाईमैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय कब बोलेंगे? जब डी ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन आपको पेयर्ड फॉर्म में मिले, युग्मित अवस्था में मिले। और पर्टिकुलर आयरन, कोबाल्ट, निकल जिनमें सभी डोमेन्स यानी सभी एटॉमिक मैग्नेट यानी परमाणु चुंबक एक ही दिशा में व्यवस्थित होती हैं, इसलिए इनका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत हाई हो जाता है। तो यहां अपन बात करेंगे इनके लिए लो चुंबकीय या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट होते हैं वो कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। कलर प्रॉपर्टी शो करने का रीजन इनके अंदर ये वाला डी डी ट्रांजिशन। इसमें क्या होता है कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल। जब इनको लाइट प्रोवाइड करेंगे, प्रकाश दिया जाएगा, तो ये क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से कहां ट्रांसफर हो जाते हैं? हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। और जब वापस ग्राउंड स्टेट में लौटेंगे तो उसी विजिबल लाइट एनर्जी को इमिट करेंगे जो अपने को कलर के फॉर्म में दिखाई देता है। जैसे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम कलर प्रॉपर्टी की बात डिटेल में करें तो ये जो 5 डी ऑर्बिटल थे अपने पास, ये इस प्रकार से 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है लोअर एनर्जी लेवल जिसको अपन बोलते हैं T2G ऑर्बिटल, और ये हायर एनर्जी वाले इनको बोलते हैं अपन EZ ऑर्बिटल। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन T2G लेवल में है प्रेजेंट और उसको आप कोई कलर, कोई लाइट देते हो, प्रकाश जैसे विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइटेड होकर कहां भाग जाएगा? हायर एनर्जी स्टेट। कुछ विजिबल कलर को, एनर्जी को इसने एब्जॉर्ब किया होगा और ये ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। जब वापस वहां से मूव बैक करेगा ग्राउंड स्टेट में तो उसी एनर्जी को इमिट कर देगा जो अपने को कौन से फॉर्म में दिखाई देगी? कलर के फॉर्म में दिखाई देगी। तो इलेक्ट्रॉन का T2G से EZ और वापस EZ से T2G में ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इसको क्या बोलते हैं अपन? डी डी ट्रांजिशन। और यही कलर प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो फिर वो एलिमेंट कलर प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने पर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं होगा, डी डी ट्रांजिशन नहीं होगा, इसलिए कलर प्रॉपर्टी शो नहीं हो पाएगी। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। डी ब्लॉक वाले एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं? क्योंकि कुछ रीजंस हैं, जैसे एक तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने के कारण इनके अंदर स्मॉल साइज ऑफ आयन, एटॉमिक साइज या आयनिक साइज इनकी छोटी होती है, हाई चार्ज डेंसिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, ताकि जब लिगेंड्स इनको लॉन पे डोनेट करेंगे और इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे तो वो लॉन पे इजीली गेन करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल है, कॉपर जो होता है वो अमोनिया के साथ अगर रिएक्शन करता है तो इस प्रकार का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है, ये ब्लू कलर का है ना, टेट्रा अमाइन कॉपर सेकेंडाइन। ऐसे ये सिल्वर वाला जो एलिमेंट है वो भी अमोनिया के साथ डाई अमाइन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, लेकिन ये कलरलेस होगा। और ये कौन सा कलर है? डीप ब्लू। कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन के अंदर आप देखते हो डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैटलिस्ट के रूप में यूज्ड में आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि डी ब्लॉक वाले एलिमेंट को कैटलिस्ट के रूप में काम में लिया जाए? तो कुछ रीजन है यहाँ पे भी, इनके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ताकि इजीली वो क्या करेंगे, इनके साथ जो रिएक्टेंट होगा उसके साथ इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर पाएंगे। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ट्रांजिशन एलिमेंट की। ये 2 रीजन के कारण हम इनका यूज करते हैं कैटलिस्ट के रूप में, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वहां पे। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट के जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं उनमें मेटल एटम के बीच में आप देखते हो कुछ स्पेस यहाँ पे होता है, इन स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट, है ना। और जब इन इंटरस्टिशियल साइट में स्मॉल साइज वाले नॉन मेटल लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, बोरॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कुछ भी अगर बीच में आके अरेंज हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं,
है ना, इंटरस्टिशियल साइट के अंदर जब नॉन मेटल, वो भी सुटेबल साइज वाले, ट्रैप हो जाएंगे तो जो कंपाउंड्स बनेंगे उन्हीं का नाम क्या है बताओ? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स यानी अंतराकाशी यौगिक। अलॉय फॉर्मेशन, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट जो होते हैं वो अलॉय फॉर्मेशन मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनका साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है, तो हम इनके क्रिस्टल लैटिस से कुछ एटम को दूसरे मेटल एटम द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कॉपर का, कोई अपने पास क्रिस्टल लैटिस है जिसमें सारे ही एटम कॉपर के हैं, लेकिन अगर हम इन सभी कॉपर एटम में से कुछ कॉपर एटम को हटा करके वहां पे किसको जोड़ देते हैं? जिंक वाले एटम, तो ये मिक्सर बन जाएगा ना, होमोजीनियस मिक्सर, जिसमें कॉपर भी है और जिंक भी आ गया। कॉपर और जिंक मिलके क्या बन जाएगा बताओ? ब्रास। तो ये पीतल मतलब, तो एलॉय का फॉर्मेशन क्यों कर पाते हैं डी ब्लॉक वाले एलिमेंट? क्योंकि इनकी एटॉमिक साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल होने के कारण हम इनके क्रिस्टल लैटिस से कुछ मेटल एटम को सिमिलर साइज वाले दूसरे एटम्स, दूसरे मेटल एटम द्वारा जब रिप्लेस कर देंगे उनको, तो एलॉय का फॉर्मेशन हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट इजीली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाएंगे। इनमें जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू कम होगी वो बेसिक नेचर के होंगे, इंटरमीडिएट वाले एम्फोटेरिक नेचर के, और जहां मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बहुत हाई होगा वो एसिडिक नेचर शो करेंगे। ठीक है, तो इस वाले वीडियो लेक्चर में हम डी और एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट में यहां तक की डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद वाला जो मैटर है उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।